हेलो दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज हम क्लास करेंगे ईवीएस की। ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं। इन क्लासेस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे ईवीएस हमने जो है टारगेट बनाया था कि ईवीएस की जो थ्योरी है वो हम दो दो क्लास में पूरी करेंगे। तो हमारी जो पहली क्लास है वो पूरी हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है। इसके बाद हम ईवीएस की जो पेडागोजी है उनकी क्लासेस करेंगे। ईवीएस की जो पेडागोजी है उसको हम 3 से 5 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे। इस तरह हमारी ईवीएस की हमारी टोटल जो क्लासेस हो जाएंगी 7 से 8 क्लासेस होंगी, जिसमें हमारा ईवीएस का कंप्लीट जो सिलेबस है थ्योरी का प्लस पेडागोजी का वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इससे पहले की क्लास अगर आपने हमारे चैनल से नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो पहला पॉइंट है इसमें घड़सीसर के बारे में दिया हुआ है। तो सर यानी तालाब। तालाब होता है, सर का मतलब तालाब होता है। और घड़सी जो है जैसलमेर के राजा थे। तो इन्होंने जो है ये एक तालाब बनवाया था। और जो जैसलमेर की जो लोग लोग थे उनके साथ मिलकर ये तालाब बनवाया था। इसके दोनों तरफ जो है पक्के घाट हैं, सजे हुए बरामदे हैं और कमरे हैं इसमें और बड़े हॉल हैं। ठीक है। मील ये जो गढ़सीसर है ये लगभग मीलों तक फैला हुआ है। इसमें जो है बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया है कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने तालाबों में चला जाता था। जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब जो है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं होती थी। इस तरीके से जो है पूरे साल पानी की कोई कमी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर उजड़ा सा उजड़ सा गया है। 9 तालाब के रास्तों में मकान और कॉलोनियाँ जो है ना वो बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी गढ़सीसर के बारे में। ये इस तरीके से तालाब बने हुए थे। जैसे पहला तालाब ये बन गया, फिर उसके बाद इस तरीके से तालाब बने हुए थे। तो ऐसा होता था कि जब ऊपर से पानी बरसता था तो जो जब तक इस तालाब में पानी भरता था तब तक तो ठीक था। फिर जब ये ओवरफ्लो हो जाता तो ये पानी जो है बेकार न जा करके नीचे वाले तालाब में आ जाता था। ठीक है। फिर इसी तरीके से दो तीसरे वाले तालाब में आ जाता। इस तरीके से जो है 9 तालाब जो है बने हुए थे। इससे क्या होता था कि जैसलमेर के लोगों को पानी की कभी भी जो है समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो जहाँ पे ये तालाब बने हुए थे उसके रास्ते में मकान बन गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं। इस वजह से जो बारिश का पानी है वो इन तालाब में न जा करके बेकार बह जाता है। ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी थी गढ़सीसर के बारे में। बात कर लेते हैं गैस की। तो द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है, इवापोरेशन। ठीक है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जो सतह का जो क्षेत्र है और तापमान जो है दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है। तो एक तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सीएफसी हो गया और मीथेन हो गया। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज है। ये क्या करती हैं, ये गैसेज जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। इनसे विश्व में जो है गर्मी जो है बढ़ती है। जो वैश्विक तापन है वो ग्रीन हाउस गैसेज के इफेक्ट के कारण ही। ठीक है। हम भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर जो है रोक लगा दी गई। जो सीएफसी जो गैस है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है इसलिए इस पे जो है रोक भारत में जो है रोक लगा दी गई है। ठीक है। बात करें पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक रूप से बनता है और इसके बनने की गति बहुत बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है और रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल जो होता है। जो वायुयान यानी
जो एरोप्लेन में मतलब ऑयल जो यूज़ होता है वो एलपीजी गैस, मोम और कोलदार और ग्रीस आदि जो है बनता है। जो जो भी मतलब जो भी तेल हमें ज़मीन से प्राप्त होता है उसको पहले रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के दौरान हमें क्या क्या मिलता है? रिफाइन करने के दौरान हमें मिट्टी का तेल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, पेट्रोल मिल जाता है और जो एरोप्लेन वगैरह में जो मतलब ऑयल यूज़ होता है वो हमें मिल जाता है। एलपीजी मिल जाती है, मोम मिल जाता है, कोल तार मिल जाता है, ग्रीस ग्रीस इससे बन जाता है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम की जानकारी थी थोड़ी सी। बात कर लेते हैं गोलकुंडा फोर्ट की। तो गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? गोलकुंडा फोर्ट जो है हैदराबाद में है। दीवार का एक भाग गोलाकार शेप में है इसका, जिसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की जो बाहरी दीवारें हैं, दीवारों पर 87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था। कौन से सुल्तानों ने? कुतुब शाही सुल्तान थे, उन्होंने जो है गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना था। मिट्टी का बना हुआ था। लगभग 1200 ईस्वी में जो गोलकुंडा का जो किला है वो मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन 1518 से 1687 तक इसको जो है 87 बुर्ज इसके बना दिए गए थे, जो मतलब पक्के उसमें बना हुआ था। बना दिया था इसको। ठीक है, बात करें ऊंची और गोल दीवारें दूर तक फैलने में, देखने में मदद करती थी। ठीक है, ऊंची और गोल दीवारें जो हैं दूर तक देखने में मदद करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था। कौन आया था? औरंगजेब जो है यहाँ आक्रमण करने आया था और असफल रहा था। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। ठीक है, उस समय कांसे की बंदूकें बनती थी, ब्रॉन्ज की जो है बंदूकें बनती थी। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग जो है कांसे से जो चीजें बनी हुई होती है उनको बनाते आ रहे हैं। कांसा कैसे बनता है? कांसा जो है तांबे और टीन की जो मिश्र धातु होती है, मतलब तांबा और टीन से जो मिलकर जो बनता है, जो धातु बनती है उसे कांसे कहते हैं। ठीक। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है गोलकोंडा फोर्ट के बारे में। तो दोस्तों इनको जो है थोड़ा सा डीपली याद करके रखेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल जो है एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्या करेगा कि गोलकुंडा फोर्ट के बारे में इन पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट उठा करके स्टेटमेंट वन में पूछ लेगा, फिर दूसरे जो टॉपिक से स्टेटमेंट टू में जो है दूसरे टॉपिक से कोई भी स्टेटमेंट पूछ लेगा। फिर उसमें पूछेगा कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला सही है या दूसरा सही है, इस तरीके से पूछेगा। तो जो भी जानकारी इस पीडीएफ में है उस जानकारी को जो है याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं असम की। असम में घर जो है जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है, क्योंकि असम में ज़्यादा बारिश होती है या ज़्यादा पानी वहाँ पे आता है नदियों में, तो इस वजह से जो जमीन घर हैं जो असम में, वो जमीन से 10 या 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। ये घर जो है बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। ठीक है, हाँ, यही डायरेक्ट यही पूछ लेगा कि भाई बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। ये जानकारी हमें याद रखनी है। बात कर लेते हैं बिहू की। तो माघ बिहू 14 या 15 जनवरी, 14 या 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुगा कहते हैं। ठीक, जो पहला दिन है माघ बिहू का, जो पहला दिन है उसको उरुगा कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं, जिसे भीलाघर कहते हैं। अस्थाई शेड या छप्पर जिसे कहते हैं उसे भीलाघर भी कहते हैं। और सामूहिक सामूहिक भोज का जो आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, तो बोरा क्या है? असम में खाया जाने वाला एक प्रकार का चावल है, जो पकने के बाद चिपचिपा होता है। बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है वो। ठीक है, कब बनाया जाता है? जब चावल की नई फसल कटती है। ठीक, तो भेला भेला घर
घास और बांस से बनाया जाता है। घास और बांस से बनाया गया। भेला घर किससे बनाया जाता है? घास और बांस दोनों से बनाया जाता है। ताव को आग पर रखकर, जो कढ़ाई है, ताव को मतलब कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा जो है तैयार, चेवा चावल जो है तैयार हो जाता है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। ठीक। भात भाग सुक्तो चावल और रसे रसे वाली सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तो किसको कहते हैं? चावल और जो रसे वाली सब्जी है उसको जो है भात सुक्तो कहते हैं। तो बात कर लेते हैं केरल की। केरल की जो जानकारी है वो देख लेते हैं। केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। ठीक है। वल्लम, वल्लम जो है लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? मलयालम। मलयालम की माँ की बड़ी बहन को बुलियम्मा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बुलियम्मा और नानी को अमूम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी हम याद रखेंगे। मलयालम में माँ की बड़ी बहन मतलब हमारी माँ की जो बड़ी बहन है मौसी को बुलियम्मा कहते हैं, नानी को अमूमा कहते हैं, चाचा को चिटप्पन कहते हैं और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ठीक है, और पिता को जो है अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। तो फेरी नाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? केरल में। ठीक। और बात कर लेते हैं केरल के मसालों। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। कथकली कहाँ होता है? केरल में। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। केरल के जो निकटवर्ती राज्य है वो तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। किसकी? केरल की। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। ठीक है। कोझिकोड तथा मल्लापुरम जिला जो है केरल में है। कोझिकोड और मल्लापुरम जिला जो है केरल में है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। जैसे गोवा से केरल तक जाएंगे, जैसे ये वाला जो रास्ता है, यहाँ पे जो है केरल पड़ जाता है, यहाँ पे कर्नाटक पड़ जाता है, यहाँ महाराष्ट्र, और यहाँ यहाँ पे छोटा सा जो है गोवा पड़ जाता है। तो क्या कह रहा है कि गोवा से केरल तक का जो रास्ता है वहाँ पे 92 तो सुरंग पड़ती है और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक। बात कर लेते हैं अबू धाबी की। तो यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा जो है अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील और तालाब है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। जो रेगिस्तान है वहाँ जो रेतीली जमीन है उसके नीचे जो है तेल होता है, और यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी इलाकों में। ठीक। अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, ये इतनी जानकारी अबू धाबी के बारे में थी। बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को जो है पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ एक या दो फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। जो चूना होता है उसकी मोटी परत जो है चढ़ी होती है दीवारों पर। यहाँ कम बारिश होती है। पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग यहाँ होता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। जो मोटे पेड़ होते हैं उसके जो तना है, छत जो यहाँ के जो घर है उसकी जो छत होती है वो मोटे पेड़ के तनों की बनती है, जिससे जो है वो मजबूत बनती है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। ठीक है। गर्मी के मौसम में ये लोग फल सुखा लेते हैं। जैसे जब भी वहाँ गर्मी का मौसम पड़ेगा लद्दाख में, तो ये लोग क्या करेंगे, जो फल है उसको सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है।
यहाँ पे क्योंकि बारिश ही नहीं पड़ती तो मानसून का कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय के वृष्टि छाये क्षेत्र में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहले पीले भुट्टे यहाँ जो है मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? लाल मिर्च मिलेगी, नारंगी कद्दू मिल जाएगा और सुनहरे जो पीले भुट्टे होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है, ठीक है। यहाँ संकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में झूले झूले का मतलब होता है वेलकम, ठीक है। झूले झूले का मतलब होता है वेलकम। और ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। स्किट पोपुल क्या है? लद्दाख का एक गांव है, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी लद्दाख के बारे में थी। बात कर लेते हैं राजस्थान की अब। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छत का ढाल बनाते हैं, जिससे बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में जो है बारिश बहुत कम होती है। टेकले गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरापाटन या झालवार में है, ठीक है। तो राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए खेजडली जोधपुर में, जो राजस्थान का जो जोधपुर है, वहाँ पे खेजडली गांव के लोग जो है पेड़ को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है? ये वही वाले बिश्नोई है। पेड़ों और जानवरों के प्रति इनकी संवेदना होती है और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी वहाँ यह गांव हरा भरा है, क्योंकि राजस्थान में जो है रेगिस्तान वगैरह है, फिर भी ये जो गांव है, ठीक है, राजस्थान का, यह गांव जो है हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजडली गांव में खेजड़ी नामक पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को भी इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता और इसकी फलियों से जो है सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। जो खेजड़ी पेड़ है, उसकी जो लकड़ी है वो तो दवा बनाने के काम आ जाती है और इसकी जो लकड़ी है उसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इस पे जो फली आती है खेजड़ी पेड़ पर, तो जो है वहाँ सब्जी बन जाती है। बची जो पत्तियों को जो है वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं वो खा लेते हैं। इतनी जानकारी राजस्थान के बारे में थी। अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। यहाँ जो है त्योहार खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? नील का इस्तेमाल किया जाएगा, हल्दी का इस्तेमाल किया जाएगा, फूल से जो बने हुए रंग होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों से जो बने रंग होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जो है जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया है। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो कहाँ की है? बिहार की। और कौन से इलाके में? मधुबनी नामक, बिहार का जो मधुबनी नामक इलाका है, वहाँ की ये चित्रकला है। तो इसमें जो है क्या क्या चीज़, मतलब कैसे कैसे बनाया जाता है? इसमें पिसे हुए चावल के घोल में जो है रंग मिलाकर बनाया जाता है। चावल को पीस लेते हैं, उसका जो घोल बनता है उसमें जो है रंग मिला लेते हैं। रंग कौन कौन से होते हैं? नील का रंग हो जाएगा, हल्दी डाल देंगे उसमें, फूलों से बने रंग हो जाएंगे, पेड़ों के रंग हो जाएंगे। तो इन रंगों से जो है वहाँ पे पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? बिहार में, तो बिहार के मधुबनी जिले में। बात कर लेते हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर में कुछ
घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ जो है पत्थरों में होते हैं। इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट 80 फीट लंबी होती है, हो सकती है। हाउस बोट जो है 80 फीट लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट ऊंची, 8 से 9 फीट तक जो है चौड़ी हो सकती है। लंबी होगी, लंबी सॉरी ऐसे होगी, ठीक है, 80 फुट तक। और लंबी जो है 8 से 9 फीट ऊंचाई में, ठीक है। तो ये इसका हो सकता है, ठीक है दोस्तों। डोंगा, ये नाव झेलम नदी में, डल झील में मिलती है। डोंगा, डोंगा कहाँ मिलेगी? डोंगा नाव जो है झेलम नदी में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। जो ये बोट होती हैं, हाउस बोट या डोंगा, जो ये नाव है, इनको इनकी जो छत पर डिजाइन बनते हैं उसे खत्म बंद कहते हैं, ठीक है। और इसके जो कमरों की जो दीवारें होती है उन पर भी जो है डिजाइन बनाए जाते हैं। कश्मीर के गांव में घर घर जो है पत्थर से बनते हैं। ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहते हैं, ठीक है। तो जो कुछ कश्मीर में जो कुछ घर हैं, उन पर जो है विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें जो है डैब कहते हैं। डैब किसको कहते हैं? खिड़कियों को कहते हैं, ठीक है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब होते हैं। कहाँ मेहराब होते हैं? दरवाजे और खिड़कियों में। तो ये कहाँ मिलेगा? श्रीनगर में, ठीक है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। और कहवा, कहवा कश्मीर में एक खास किस्म की चाय है। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू और डोगरी जो है कश्मीर की भाषा है, ठीक है। तो कश्मीर के बारे में ये इतनी जानकारी है। इसमें जो एक जानकारी ये भी है कि कश्मीर में जो है सरसों के तेल में मछली पका करके खाते हैं और गोवा में जो है नारियल के तेल में मछली पका कर। कहवा कश्मीर की एक किस्म की चाय है और उर्दू, डोगरी कश्मीर की भाषा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जिनको याद रखें। बात कर लेते हैं मनाली की। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है, मतलब ढलान वाली छतें इनकी होती है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। नल्लामड़ा जो है आंध्र प्रदेश में, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह का विशेष कैंप लगता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली या कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। कलमकारी या पोचमपल्ली जो बुनाई है वो कहाँ की है? वो आंध्र प्रदेश की है। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में नल्लामड़ा गांव है या पोचमपल्ली जिले की है, ठीक है। तो ये जानकारी दोस्तों, ये जितनी भी जानकारी है ये ईवीएस के क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसकी समरी है ये, ठीक है। तो कोई भी इनको जो है ये ना समझे कि ये फालतू की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको याद करेंगे तभी एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बन पाएंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जो है तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का डांस है या नृत्य है। तो कथक जो है कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। बात कर लें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। इसे फूलों की घाटी कहते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर किस कहाँ पे है? तो वो उत्तराखंड में, ठीक है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूल के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं।
और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ठीक है। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में। बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो आर्थिक राजधानी जो है भारत की, वो मुंबई को ही। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई जो है 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल जो है वो रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई थी। किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ये सब कार्य हुए थे रेलगाड़ी से रिलेटेड। नागपांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की टीम मुंबई में है। नागपांडा और अफसाना अफसाना मंसूरी की जो बास्केटबॉल टीम है वो मुंबई में है। सोलारपुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। जिसका नाम जो है मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। तो सहजन के फूल के जो पकौड़े हैं वो कहाँ खाए जाते हैं? ठीक है। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है। बात कर लेते हैं मिजोरम और कर्नाटक की। तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिजोरम में होती है। ठीक है। तो झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में भी झूम खेती होती है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। और बेलवनी का गांव होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव में है। ये इंपॉर्टेंट है। भीमा संघ जो है कहाँ है? होलगुंडी गांव में है। ठीक है। तो ये तो कुछ राज्यों से रिलेटेड कुछ जानकारियां थी। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत जो सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है जो एनर्जी के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं परंपरागत स्रोतों के बारे में जो कन्वेंशनल है। तो ऊर्जा का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जीवाश्मीय ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लगते हैं। जीवाश्मीय ईंधन जो होता है उसके निर्माण में कई वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला कोयला जो है जीवाश्मीय ईंधन है। इसके निर्माण में कई 100 करोड़ वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। तो कोयला जो है रानीगंज, झरिया और धनबाद, यहाँ पर जो है इसकी कोयले की जो है खान मिलती है। और तेल की जो खान है वो डिगबोई, गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलती है। प्राकृतिक जो गैस है वो एलपीजी और सीएनजी है। ठीक है। बात कर लेते हैं नॉन परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, प्रदूषण रहित एनर्जी है और प्रकृति में व्यापक है। ठीक है। क्योंकि सोलर एनर्जी से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ये जो है प्रदूषण रहित एनर्जी है और प्रकृति में व्यापक है। बात कर लेते हैं विंड एनर्जी की। तो ये गतिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो गतिक ऊर्जा है उससे जो है विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट होती है विंड एनर्जी से। ठीक है। बात कर ले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। तो बहते जल की जो गतिज ऊर्जा से जो है विद्युत बनती है। जो जैसे जो नदियों में जैसे हाइड्रो पावर प्लांट लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि जो पानी होता है उसके तेज बहाव से जो ऊर्जा बनती है उसको जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है। टाइडल एनर्जी वही सागरों की लहर व ज्वार भाटा से जो उत्पन्न जो एनर्जी है उसको जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है उसको जो है टाइडल एनर्जी कहते हैं। जैसे ओशन वेव से बनती है ये टाइड कन्वर्ट्स
ओशन वेव्स और टाइड्स जो है कन्वर्टेड करते हैं इसको वाया टरबाइन, टरबाइन के द्वारा जो है कन्वर्टेड होती है, फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी इसको कहते हैं, पृथ्वी के संग्रहित ताप से, जो पृथ्वी के अंदर जो ताप है उससे जो एनर्जी बनती है या इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसको जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बायोमास किससे बनता है? बायोमास जैसे गन्ने की खोई है, उससे बायोमास बनेगा, धान की भूसी है उससे बायोमास मिल बनेगा। तो ये जो है जैव ईंधन के प्रकार हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में बात कर चुके हैं। कन्वेंशनल क्या है? ये, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस, ये कन्वेंशनल हो गई, परंपरागत हो गई। और गैर परंपरागत क्या होगी? जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। हम बात कर लेते हैं पर्यावरण संगठन और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। वो ये जो है पौधे एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकने तथा प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण करने में सहायता करता है। ठीक। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पर्यावरण के संरक्षण, शोध और पुनर्स्थापन के लिए जिम्मेदार है ये। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रमों का जो है प्रबंधन ये करता है। IPCC जलवायु परिवर्तन एवं अंतर सरकारी पैनल के बारे में बात करें तो मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का ये मूल्यांकन करता है। अर्थ समिट 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील में है। और वहाँ पे जो है आयोजित हुआ था, इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं, जैसे वर्ल्ड सॉरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो डे है वो कब बनाया जाता है? 3 मार्च को बनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को बनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डे है वो 23 मार्च को बनाया जाता है। अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है, अ, विश्व प्रवासी पक्षी जो दिवस है, 14-15 मई को और 8 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी जो डे है वो 22 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को। और वर्ल्ड वेटलैंड जो ह्यूमिडिटी डेज है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे 16 सितंबर को है। वर्ल्ड नेचर डे जो है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड लाइफ डे जो है 6 अक्टूबर को। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को मनाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जिनको हमें थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए इनको याद कर लेंगे। बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि की। जैसे एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। और बागवानी, उद्यान कृषि और उद्यान्त्रिकी जो है इसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। फूलों की जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फलों की जो खेती है उसको क्या कहते हैं? फ्रूटिकल्चर। और रेशम कीट पालन कर रेशम उत्पादन जो करते हैं, रेशम कीट को जो पालते हैं और फिर जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है। केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। शहतूत मलबरी की जो कृषि होती है उसको क्या तो कहते हैं? मोरिकल्चर। वनों का विकास और वन प्रबंधन जो है सिल्वीकल्चर कहलाता है। अंगूर की जो खेती होती है उसको विटिकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती होती है उसे ओलेरिकल्चर कहते हैं। बात कर लेते हैं एक बार में एक ही फसल की जो कृषि होती है उसे मोनोकल्चर कहते हैं। समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन के लिए कृषि की जाती है उसको मेरीन कल्चर कहते हैं, मराइन कल्चर। और पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य जो है हाइड्रोकल्चर कहलाता है। जलीय जीवों व जलीय पौधों की जो कृषि होती है उसको एक्वाकल्चर। तो ये कुछ
कृषि से संबंधित टर्म्स हैं, इसको याद कर लेंगे। बात कर लें मानव रोग की, ह्यूमन डिजीज की, एवं रोग कारक जो सूक्ष्म जीव हैं, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, टीबी जिसको बोल देते हैं। तो टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। खसरा जो होता है वो किससे होता है? वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है। पोलियो जो है वायरस से होगा। हैजा जीवा वायरस से होगा, सॉरी बैक्टीरिया से होगा। हैजा जो है बैक्टीरिया से होगा। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होगा। और हेपेटाइटिस ए वायरस से होगा। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये कुछ रोग हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी हम याद कर लेंगे। भारत के प्रमुख हॉट क्षेत्र के बारे में बात करें, वर्तमान में 35 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जिनका विस्तार विश्व का लगभग 2/3 क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 35 हॉटस्पॉट में से 4 भारत में स्थित है। ठीक है, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट जो क्षेत्र हैं वो इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, और श्रीलंका का सुंडरलैंड है। ठीक है, तो ये जो जानकारी है ये एनसीईआरटी के मतलब क्लास 3 to 5 की जो है एनसीईआरटी है ईवीएस की, उसमें जानकारी दी गई थी। इसको थोड़ा सा जो है अपडेट कर लेंगे। ठीक है, देख करके कि अब वर्तमान में भी 4 ही है या ज़्यादा है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं डांसेस की, कौन सा डांस कहाँ पर चलता है। जो घूमर जो डांस है वो राजस्थान का है। भांगड़ा जो है पंजाब में किया जाता है। लावणी महाराष्ट्र में, चोंग नागालैंड में किया जाता है। और ओडिसी जो है उड़ीसा में किया जाता है। और बिहू जो है असम में किया जाता है। मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का डांस है। कथकली केरल का डांस है। छऊ जो है झारखंड का है। गढ़वाली जो है उत्तराखंड। त्रिपुरी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। रासलीला उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश। यक्ष ज्ञान जो है कर्नाटक का है। और गरबा जो है गुजरात। कुछ इंपोर्टेंट, जैसे ये गरबा है या यक्षगान है, ये जो मतलब जो अननोन टर्म्स हैं, इनको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो लगभग हमें याद रहते ही हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं नेशनल सिंबल्स की। तो भारत के राष्ट्रध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। इन रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है 2:3 रेशियो का है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। किसने अपनाया था? भारत संविधान सभा ने। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का है। सफेद रंग सत्य और शांति का है। सत्य और शांति पवित्रता का है। तथा हरा रंग जो है देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय गान को जनगण मन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। यह जो राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था? सबसे पहले जो राष्ट्रगान है कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत को पढ़ने या गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत की। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है संस्कृत में रचित की मतलब रचना इसकी की गई है। इनकी रचना आनंद मठ से जो है इसको लिया गया है, वंदे मातरम को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही इसे स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रगान जनगण मन हो गया और वंदे मातरम क्या हो गया? राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। राष्ट्रीय गीत 1896। ठीक है, तो ये जानकारी हम याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह है
अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और जिसे राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न भारत सरकार का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद ने जो है भारत रत्न की शुरुआत की थी, कब की थी? 2 जनवरी 1954 को। बात कर लेते हैं नेशनल एनिमल की। तो अप्रैल 1973 को बाघ या रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर को जो है भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। बाघ का जंतु या वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रेस टाइग्रेस। ये इसका साइंटिफिक नेम है। और राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का साइंटिफिक जो नेम है प्रेवो क्रिस्टेटस होता है। क्रिस्टेटस, क्या? पावो क्रिस्टेटस साइंटिफिक नेम है इसका मोर का, इस नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं नेशनल फ्लावर की। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, लोटस। कमल का वानस्पतिक नाम है नीलम्बियन न्यूसीफेरा। नीलम्बियन न्यूसीफेरा। ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। जो माना जाता है जब भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल माना गया है। ठीक है। बात करें नेशनल ट्री की, तो बरगद या वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। बरगद का वानस्पतिक नाम पिकस बेंगलेंसिस है। पिकस बेंगलेंसिस है। बात करें नेशनल स्क्रिप्ट की, तो देवनागरी लिपि है हमारी नेशनल स्क्रिप्ट। भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान को गंगोत्री हिमनद से निकलती है। नामक स्थान पर आ, गंगा जो नदी है हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बात करें राष्ट्रीय विरासत पशु की, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो ये वाली जो जानकारी है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो वो हाथी है। 2010 में इसको घोषित किया गया था। हाथियों की घटती संख्या के कारण उनके बचाव के लिए हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मीठे पानी की डॉल्फिन। मीठे पानी की जो डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है जो विशिष्ट रूप से नदी में वास करती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया। भारत की राजभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा मात्र है। ठीक है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो है हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिती या मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जिनको जो है ऑफिशियल भाषा का जो दर्जा है वो प्राप्त है।
लेकिन हमारे भारत की कोई भी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि इनका संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। बात करें राजभाषा की, तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो है रुपया जो है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। ठीक। भारत का राष्ट्रीय फल आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है मैग्नीफेरा इंडिका है। इनमें सभी इसे इसको जो है सभी फलों का राजा का दर्जा प्राप्त है। भारत का नेशनल डे ऑफ इंडिया को जो है वो क्या है, नेशनल डे ऑफ इंडिया राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती घोषित। तो नेशनल डे ऑफ इंडिया 3 है। कौन कौन से? स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, ठीक है, फिर 26 जनवरी और फिर 2 अक्टूबर। तो ये 3 जो है हमारे राष्ट्रीय दिवस हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। तो राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है और ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को जो है इसको अपनाया गया था। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। जो चैत्र का महीना होता है वो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना होता है। ठीक है दोस्तों, ईवीएस से रिलेटेड जो उनकी क्लासेस हैं, मतलब जो उनकी एनसीईआरटी है, क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की जो एनसीईआरटी है ईवीएस की, एनसीईआरटी ईवीएस की, उनमें जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी सबकी समरी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। ठीक है, और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं की है तो उस क्लासेस को भी कर लें। ठीक है, उसके बाद इस क्लासेस को करें तो निश्चित ही जो ईवीएस के जो 15 नंबर की जो थ्योरी उसमें पूछी जाएगी सीटेट के पेपर में, पेपर फर्स्ट में, तो इससे जो है कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं 15 नंबर की थ्योरी से। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल स्टडी 95 को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे ही एक हमारा परिवार जो है बड़ा होगा, तो आपसे अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देखता है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू।